नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में G20 डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। भारत में होते हैं 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और लोगों को हुनरमंद बनाने पर हुई सहमति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को करेगा पूरा। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार। आधे से अधिक जनधन खाते महिलाओं के, 67% खाते गांव और छोटे कस्बों में खोले गए। पीएम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया मील का पत्थर। सरकार वित्तीय समावेशन का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहाग का पर्व हरियाली तीज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में स्नान कर लोगों ने की पूजा अर्चना। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं G20 देशों के बीच हो रही अहम बैठकों की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। साथ ही कोविन पोर्टल ने भारत के टीकाकरण अभियान में भी इस डिजिटलीकरण का उन्होंने बात कही। Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan Bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिणी का निर्माण भी किया जा रहा है।
The government e-marketplace has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियों का घर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए भारतीय अध्यक्षता द्वारा चुने गए 3 प्राथमिक वाले क्षेत्र हैं: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, डिजिटल इकोनॉमी में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग जो PM मोदी की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। We have assembled to deliberate on issues that will define the growth of digital economy. Bengaluru is the home to some of the most innovative companies in the world, ranging from legacy businesses to startups. The need for collaboration has only become more pressing. Use cases of artificial intelligence have evolved at a greater pace. While AI holds immense potential, absolute optimism of the past has now given way to caution. बेंगलुरु में आयोजित हुई G20 की डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान 3 प्रमुख विषयों पर सबकी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और लोगों को स्किल बनाने पर सब सदस्यों के बीच सहमति बनी। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि G20 सदस्यों ने DPI को अपनाने पर भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का विषय कि भारत ने इसकी शुरुआत की थी। The story of Digital India, through which our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has democratized technology, made technology reach the farthest village, made technology reach every section of the society. That has been highly appreciated, that has been adopted by the G20 ministers, and very good consensus got created on the use of term DPI. This is a big achievement for our country because this concept originated in our country with the Digital India program. The application has been seen by the world, the success has been appreciated by the world. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेगा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत डिजिटल हेल्थ में काफी आगे है। भारत अब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करने जा रहा है। 40 करोड़ लोगों की आभा ID बन गई हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है।
डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन ज़रूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूज़फुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। वाराणसी के रुद्रांश कन्वेंशन सेंटर में चल रहे Y20 के सम्मेलन में दूसरे देशों से आए प्रतिनिधि बहुत उत्साहित हैं और यहां पर मौजूद युवा उन्हें हर मुमकिन जानकारी प्रदान कर रहा है। कन्वेंशन सेंटर में काम कर रहे युवाओं से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने खास बातचीत की। Y20 वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। ये वो युवा हैं जो या तो उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से। इनकी भी अपनी भूमिका है इस Y20 में। जो विदेशों से डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मैं Y20 की सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम्स एंड लॉजिस्टिक टीम में प्रोग्राम्स मैनेज कर रही थी अभी तक, एंड अब मैं यहाँ पे लाइजन ऑफिसर के रोल में हूँ। एंड हमारा काम है डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, बताना, जो भी आगे से शेड्यूलिंग आती है, आइटनरी आती है, वो सब। हमको यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। घाट भी घूमे, हम काशी विश्वनाथ मंदिर जी भी घूमे। वाराणसी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, प्लस मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, तो इस सिटी में मुझे आके बहुत पीस मिलता है। मैं यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑफिसर के काम कर रहा हूँ और मैं डेलीगेट अफेयर्स टीम में हूँ। मतलब मैं सारे डेलीगेट्स जितने भी अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उनके सारे लॉजिस्टिक्स देखना, उनका ट्रैवल देखना, उसमें काम कर रहा हूँ। वाराणसी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि काशी एक तो महादेव की भूमि है और सबसे ही पुराना शहर है पूरी दुनिया का, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर आके जब आप घाट पर जाते हैं और जब आप पानी को देखते हैं, जब आप गंगा माता को देखते हैं और छूते हैं और जब डुबकी लगाते हैं, तो जो आपके अंदर शांति आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। काशी के प्रति इनके भाव हैं जो हृदय में, वो अद्भुत हैं और लोगों के भी हैं, चूँकि बाबा विश्वनाथ के कारण, काशी पुरानी नगरी होने के कारण, या यहाँ के घाटों के जो अलौकिक दृश्य है, अलौकिकता है, उसके कारण। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी। इस वाराणसी में जो Y20 का सम्मेलन चल रहा है, इसमें दूसरे देशों से आए प्रतिनिधि बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपनी भूमिका को पूरे इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पेश है ये खास बातचीत। ये वाराणसी का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और Y20 के जो डेलीगेट्स हैं ये हम लोगों के साथ खड़े हैं। ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। BHU IIT घूमा, सारनाथ घूमा और अब ये टेक्निकल सेशन जो चल रहे हैं उनमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन वाराणसी एंड ऑल द technical session is going on? I want to thank you for the opportunity to be here in Varanasi. Is a good place to be, listening so many things. And in the summit, we are now doing the negotiations about the peace building, and I think this is a great moment. My experience so far has been really warming. I've truly enjoyed being here in the holy city of Varanasi. I second your points. Many thanks for this invitation. The experience so far has been great. It's truly incredible to see us make progress in our discussions. This group has truly been pushing for women to lead decision-making processes in post-conflict reconstruction. And yeah, we are making progress, and it's great to see. All the delegates have so much for making different contribution, and we are working hard. We have been working hard for the past 5 months with 11 different time zones. That is quite hard for us, but still we are committed to build better policies that contribute to peace building processes among the youth, and also be able to learn from another successful experience such as the Antarctic Treaty System in peaceful matters, conservation and international cooperation. So we are really thankful to be here in this holy city of Varanasi. ये अलग अलग देशों से हैं, लेकिन हर जगह जो मानव सभ्यता के लिए, मानव विकास के लिए जो चीज़ें की जानी चाहिए उस पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। युवा हैं और जो विश्व के सामने समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये डेलीगेशंस यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी।
और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। कुछ 400 से 500 लोग हैं। सदर पार्टी आपको पर्याप्त लोग, हथियार और संसाधन मुहैया करवाएगी। इन लोगों का नेता कौन है? एक छोटा लड़का है सर। क्या उम्र होगी उसकी? ज्यादा से ज्यादा 18 साल का होगा सर। एक बार वो फिरंगी मेरे सामने तो आए, एक केक को मार गिराऊंगा। नाम करतार सिंह। असली क्रांति की शुरुआत अब होगी। तो दोस्तों आगे बढ़िए और भारत के स्वराज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की महान गाथा। रविवार प्रातः 9 बजे, रात्रि 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां और आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा बुलेटिन में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। खास बात यह है कि इनमें 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हुए हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गांवों और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद यह ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी ग्रीस जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्ष में ग्रीस की ये पहली यात्रा होगी। यह दौरा ग्रीस के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने ग्रीस समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ ग्रीस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर के IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ग्वालियर में आयोजित वृहद प्रदेश कार्यसमिति बैठक में मार्गदर्शन भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद
विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के प्रदेश आगमन को लेकर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर जाकर उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। क्योंकि रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कल आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। रतन टाटा हमेशा लोगों की मदद करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ और वो पहली बार रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रत्न पुरस्कार एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस सम्मान की वजह से ये उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देने के वजह से इस पुरस्कार का ही मान सम्मान बढ़ा है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में धुआं निकलने की सूचना पर ट्रेन को मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सिथौली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इंजन में धुआं देखने के तुरंत बाद ट्रेन रोकी गई और OHE ओवरहेड इक्विपमेंट कैंटिलीवर बंद कर दिया गया। धुएं पर काबू पा लिया गया है। जल्द ही दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शनिवार की सुबह दिल्ली और NCR में अचानक मौसम बदलने से दिल्ली के कुछ हिस्सों और गुरुग्राम साथ ही फरीदाबाद में बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया और दिल्ली वासियों के साथ NCR के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़कों पर जलभराव देखने को भी मिला। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल दुष्कर्म की शिकार 27 हफ्ते की गर्भवती महिला की याचिका पर शनिवार को अवकाश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भपात की इजाजत वाले मामलों में अदालतें समय की कीमत को समझते हुए तुरंत सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्परता न दिखाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की आलोचना भी की। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार तक महिला की फिर से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को बेंच सुनवाई के क्रम में पहले नंबर पर इस केस की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के सामने 11 अगस्त को गर्भवती महिला की मेडिकल रिपोर्ट रखी गई थी। इस रिपोर्ट में उस स्टेज पर महिला के सुरक्षित गर्भपात की बात कही गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस केस की अर्जेंसी को ना समझते हुए सुनवाई 23 अगस्त के लिए टाल दी। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए गए हैं। ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने सितंबर 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए 3 बोर्डों का गठन किया था। इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप वाला और अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई थी। देश के कई हिस्सों में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला यह महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास करके मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।
अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने संगम में स्नान किया और पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की यात्रा पर हैं। उन्होंने अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की पूजा भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। तो फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।